All right, hi everyone. Good afternoon. In fact, sorry, good evening हो गया अब तो. Yeah, hi Ashutosh. Good evening. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए थे फ्रॉम द बुकलेट, करे आप लोगों ने? एक मिनट में अनम्यूट अलाउ करता हूँ. हाँ, उसमें कुछ डाउट्स हैं? क्या दिया था मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? वेट, लेट मी सी. ओ 12, ठीक है. आज की क्लास के बाद एक्चुअली देता हूँ. चलो, और ऐड कर दूंगा मैं उसमें होमवर्क. ठीक है. एटलीस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आता है सबको? हाउ टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम और एन आयन? ये जो हमने पढ़ा था, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है. अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसी में देयर इज दिस अनदर क्वेश्चन that is commonly asked relating to this magnetic properties associated with atoms or ions. ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन, कैसा है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार. सो यहाँ पे नोटिस करना, हेडिंग इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स. राइट, व्हेनेवर आई से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सो आप लोगों के दिमाग में फर्स्ट थॉट दैट कम्स इज जो कॉमन डे टू डे मैग्नेट्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. हाउएवर, ये जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, दिस इज नॉट द डिस्कशन विच इज एट अ लेवल ऑफ अ सॉलिड. ठीक है, इफ आई ट्राई टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, fundamental particles are also tiny magnets. They have an intrinsic property that makes them respond to an external magnetic field. इनकी वजह से एक atom can also be regarded as a tiny magnet. And when these atoms are together present as a collection, we call it as a solid. That also shows magnetic properties. Now, as I said, that हम लोग इस लेवल पर नहीं बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉलिड वाला लेवल. हम लोग यहाँ पर इस फोकस कर रहे हैं इस सब टॉपिक में एट एन एटम लेवल. ठीक है, अब नोटिस करना ये वाला स्टेटमेंट. व्हाट इज द स्टेटमेंट सेइंग? ऑल एटम्स हैव इनहेरेंट सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म primarily because of electron orbital motion and electron intrinsic spin. ठीक है, सो यहाँ पर एक एटम टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एंड उसके पीछे का रीजन जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब रहते हैं. हाउएवर, वन थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज, विदाउट गेटिंग मच इनटू द डिटेल, दैट न्यूक्लियस का जो कंट्रीब्यूशन रहता है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड. you don't really need to focus on that. जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहता है, that is the primary contribution towards the magnetic properties of an atom.
नाउ अब यहां पर नोटिस करना, जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से आता है. आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में. ठीक है. सो orbital angular momentum was because of the orbital motion of electron, right? And the spin angular momentum was because of this quantum mechanical property of electron called as intrinsic spin. Now what is more important, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप नोटिस करोगे मैंने स्टार मार्क करा हुआ है, this intrinsic spin of electron is something which is of our focus. ठीक है. तो हम इसकी वजह से जो मैग्नेटिक रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पे नोटिस करना इन द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, जब हम किसी एटम का या आयन का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं एंड इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लाइक ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, दैट इज जो स्पिन है वो कैंसिल आउट हो रही है, अप स्पिन डाउन स्पिन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो गए? फॉर एग्जाम्पल नियॉन. नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है आप लोगों को? कैन यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन? कैसा रहता है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन? बताओ भाई. 1s2 2s2 2p6, करेक्ट. तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप स्पिन हाफ एंड डाउन स्पिन में. तो ऐसे एटम्स को हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिक. ठीक है. सच एटम्स आर कॉल्ड एज डायामैग्नेटिक. व्हाट इज दिस डायामैग्नेटिक वर्ड का मीनिंग? सो डायामैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल, and what it is that there is a weak repulsion that is shown by the substance when an external magnetic field is applied. ठीक है. एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में such a substance with no unpaired electron, with absence of unpaired electron, shows diamagnetism. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ में आप नोटिस करना, इन केस देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आता है आपको लिखना? राइट. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें. सो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी एटम या आयन में, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक. व्हाट डू आई मीन बाय दिस वर्ड पैरामैग्नेटिक? तो नोटिस करना, पैरामैग्नेटिज्म व्हेन प्रेजेंट is weak but stronger than diamagnetism and produces attraction / magnetization in the direction of the applied magnetic field. तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई substance है which has unpaired electron, then अगर हम लोग एक external magnetic field apply करेंगे तो क्या होगा? That substance will show weak attraction in the direction of the applied magnetic field. ठीक है. सो एटम के लेवल पर जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं, सो दीज टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म, आर समथिंग व्हिच आर बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एटम और आयन. अगर एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, then we say that the atom or ion is going to show diamagnetism. Diamagnetism is weak repulsion towards an external supplied magnetic field. What is going to happen if the atom or ion has unpaired electron? We say that it shows paramagnetism. Paramagnetism is
stronger than diamagnetism, it is going to dominate over diamagnetism, क्योंकि diamagnetism सब में मिलता है, ठीक है. यहाँ पे नोटिस करना, diamagnetism is property of all material, be it unpaired electron और paired electron, उससे फर्क नहीं पड़ता. diamagnetism अपने आप में एक inherent property रहती है सब मटेरियल की, बट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है तो उसकी वजह से एक ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, विच इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म, दैट इज अट्रैक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. एंड सिंस इट इज स्ट्रॉन्गर देन डायमैग्नेटिज्म, इट इज द डोमिनेटिंग इफेक्ट, ठीक है. इतना बेसिक आपको ध्यान में रहेगा तो आप लोग सिंपल क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे, ठीक है. हाउएवर, एज आई सेड, यू माइट आस्क मी दिस क्वेश्चन, कई बच्चों को ये डाउट आता है, अभी के टाइम पे नहीं आता क्योंकि आप हाथों हाथ पड़े हुए होते हो तो आपको एकदम ऐसे स्ट्राइक नहीं होता, बट ऐसा होता है दैट आफ्टर टीचिंग दिस टॉपिक, व्हेन स्टूडेंट्स गो बैक, रिवाइज एंड देन थिंक अबाउट इट, तब उनको ये डाउट आता है कि सर क्रोमियम तो नॉन मैग्नेटिक होता है. जब हम क्रोमियम मेटल के बारे में पढ़ते हैं तो वो तो नॉन मैग्नेटिक होता है, और उसमें जैसा आपने लास्ट क्लास में बताया था 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट. कॉन्फ़िगरेशन याद है क्रोमियम का, एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन अपने लास्ट क्लास में देखा था. तो यू माइट कम अप विद दिस काइंड ऑफ अ डाउट कि सर क्रोमियम में इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं बट इट इज स्टिल नॉन मैग्नेटिक सॉलिड, ऐसा क्यों? तो उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी नहीं दे पाएंगे. इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा जब अपन सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे. एक चैप्टर रहेगा जिसमें हम लोग सॉलिड्स के साथ में डील करेंगे, ठीक है. तब मैं आपको फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म ये सब पढ़ाऊंगा. ये सब वर्ड्स जो हैं ये एक सॉलिड के लेवल पर डिस्कस होते हैं, ठीक है. एक एटम के लेवल पर वी डिस्कस डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? एनी डाउट? ऑलराइट. तो अब नोटिस करना, जहां से मैंने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था, दैट ये जो एटम्स हैं ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, एंड इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ दैट मैग्नेटिक बिहेवियर इज द इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक स्पिन, ठीक है. सो यहां पर आप ऑब्जर्व करना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वैल्यू कॉल्ड एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम और आयन, ठीक है. स्पिन वर्ड तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक मोमेंट वर्ड भी मैंने लास्ट क्लास में यूज किया था, ठीक है. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इट इज द रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो एक एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में एक एटम या आयन कैसे बिहेव करेगा वो हम लोग फिगर आउट करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन. सो सीधे सीधे हम उसके रिजल्ट पे आते हैं. अगेन वी कांट रियली गेट इनटू द डेरिवेशन, ठीक है. डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करना है, दैट म्यू, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n into n+2 Bohr magneton, where n represents the number of unpaired electron in atom or ion, ठीक है. सीधे सीधे रिजल्ट याद रखना है आपको. मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम और आयन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n into n+2, ठीक है. एंड ये bm जो यहाँ साइड में लिखा हुआ है ये इसकी यूनिट है, ठीक है. हाँ निकिता, you can say that because they respond to an external magnetic field. Correct. Now, अगर n का वैल्यू 0 है, like there is no unpaired electron, तो म्यू का वैल्यू 0 होगा, सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा. अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो रहेगा, एंड इट विल बी कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक, राइट. सो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द म्यू ऑफ
कोबाल्ट 3+। फटाफट बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आंसर निकाल के बताओ मुझे, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन। फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। ब्रैकेट में ऐसे 3 भी लिख देते हैं कभी, ऐसे कोबाल्ट 3+, ये कॉमन तो आपको पता ही है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स ऐसे कोबाल्ट और ब्रैकेट में 3 लिख देंगे, मतलब ये कोबाल्ट 3+ आयन है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है? आंसर आ जाएगा आपका √24 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। गलती नहीं करनी है। सबसे पहले यू विल हैव टू आंसर और राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम, ठीक है। once atom का configuration is written, then you will remove electrons, ठीक है। आई होप क्लियर है अब आपको ये। ऑलराइट, चलो एक और अटेम्प्ट लो एट दिस क्वेश्चन। किसी को डाउट तो नहीं है ना इस वाले में? हाँ, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन।
राइट, सो कैसा रहेगा इसमें? किसका आंसर करेक्ट आ रहा है? आशुतोष नहीं, सुशांत नहीं, हाँ आदित्य आपका सही है, नहीं विघ्नेश, नहीं हर्षित, हाँ अब आपने विघ्नेश लाइक दोबारा करेक्ट दिया है। अमोद नहीं, आशुतोष नहीं, स्नेहल यस, यस रिवांशी, अभय, आदि नॉट करेक्ट, अनंत करेक्ट। आपको इतना तो समझ में आ गया, 1.73 बोर मैग्नेटॉन के लिए यू वुड नीड वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड अगर आपको लेट से वेनेडियम का एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो मैं थोड़ी हिंट भी दे देता हूँ आपको, दैट वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है। अब तो करके दिखाओ। हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। सो वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 यहाँ तक हो गए, फिर दिस इज 19, 20, 21, 22, 23, राइट। सो देर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट है √15 बोर मैग्नेटॉन। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, we want only one unpaired electron. So again, don't make the mistake when you will be removing electron, vanadium +1 ion. So 3D से मत remove करना, पहले 1s 4s से होगा, ठीक है। तो vanadium +1 will have 4 unpaired electron, vanadium +2 will have 3 unpaired electron, vanadium 3 plus will have 2, and vanadium 4 plus will have 1 unpaired electron, and that is where the answer is option D. The vanadium 4 plus ion will have a Bohr magnetic moment of √3 Bohr magneton, spin magnetic moment, sorry. क्लियर है ये?
ऑलराइट, सो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ का एक रिजल्ट था मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। नाउ let's understand this next concept called as nodes, ठीक है। ये अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है and it's not something which is you can say a very easy or simple concept to understand, ठीक है। बट अपन रिजल्ट के ऊपर फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, तो आई थिंक we will be in a much better position to answer such question, ठीक है। तो ये नोड्स का रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे। ये नोड्स होते क्या है? नाउ लेट मी आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस सो एज टू चेक कि आप लोगों और आप और मैं सेम पेज पर हैं कि नहीं है व्हेन इट कम्स टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। सो व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज एन ऑर्बिटल, क्या आंसर रहेगा आपका? एनीवन? बताओ भाई, व्हाट इज एन ऑर्बिटल? नहीं, प्रॉपर आंसर चाहिए मुझे। लाइक आप ऐसे समझो कि आपको किसी ऐसे इंसान को समझाना जिसको समझ में ही नहीं आता, ठीक है। सो कुछ बच्चों ने सही से अच्छे से लिख के भी दिया है, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाई, ठीक है। राइट, सो ये ऑर्बिटल का अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है। ऑर्बिट नहीं बोला था गार्गी, ऑर्बिटल बोला था। अच्छा, नाउ क्या न्यूक्लियस के अराउंड एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही रीजन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इज हाईली लाइकली टू बी फाउंड? ठीक है, ऐसा नहीं होता। देयर आर मेनी ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको समझाऊं, सो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अराउंड ये एक ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसको आप कैसे समझोगे? व्हाट डज दिस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट? दैट इनसाइड दिस ऑर्बिटल, ठीक है, इनसाइड दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज हाईली लाइकली टू बी फाउंड। आउटसाइड भी मिल सकता है बट द प्रोबेबिलिटी इज मच लेसर, ठीक है। अच्छा, नाउ नोटिस करना, हम जब इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे नोड्स का, तो ये नोड्स आर सच लोकेशंस, सच सरफेसेस, ठीक है, विच आर डिफाइंड फॉर एन ऑर्बिटल, जहां पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही हमें बताता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूंगा, इसको वाई एक्सिस बोलूंगा, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो आपको पी एक्स ऑर्बिटल का शेप अच्छे से समझ में आता है, राइट। अब यहां पर आप नोटिस करना कि ये जो वाई जेड प्लेन होता है,
ठीक है, वाई जेड प्लेन जो है, जेड एक्सेस अंदर बाहर है, ये प्लेन भी अंदर बाहर है। ये एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, ये एक ऐसा सरफेस है करस्पॉन्डिंग टू पी एक्स ऑर्बिटल ओनली, जहां पर पी एक्स का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पी एक्स ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इज 0 ऑन द वाई जेड प्लेन। ठीक है, इस रीजन में, इस ऑर्बिटल के अंदर, तो पी एक्स ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस मोर देन 90% है। ठीक है, इसके बाहर भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, बट चांस काफी कम है। एंड ये जो वाई जेड प्लेन है, यहां पर तो पी एक्स का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। सच सरफेस और सच लोकेशन इज कॉल्ड एज नोड ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप नोटिस करोगे मैंने लिखा है नोड्स आर डिफाइंड फॉर एन ऑर्बिटल ओनली। ठीक है, शेल सब शेल के लेवल पर नहीं बात करते हैं इसकी, एक ऑर्बिटल के नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको नोड मैं किसको बोल रहा हूं? अब डेफिनेटली आपके दिमाग में एक क्यूरियस क्वेश्चन आएगा कि सर मतलब इलेक्ट्रॉन जहां मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी जहां मिलने की हाई होती है, वो डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जानने के लिए, समझने के लिए। बट कहाँ नहीं मिलता है उससे क्या मतलब अर्थ पे कोई एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन मार्स पे नहीं मिलेगा, तो लाइक व्हाई डू आई केयर? सो यहाँ पर हम वैसे वाले रीजन के बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है that upon solving Schrodinger equation, the probability of finding electron at the nucleus and far far away from the nucleus is 0। तो ये तो क्या है, फेयरली ऑब्वियस पॉइंट हो गया। मतलब इसमें नया क्या है? ये तो मतलब हमें एक इंट्यूटिव आइडिया है ही सही ना, कि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर ही रहता है। ठीक है, एंड ऑल्सो वी अंडरस्टैंड दैट फार 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 अवे भी नहीं होता है, इट इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ओनली। तो मैं ऐसे रीजन्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इनको हम लोग नोड्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन से प्रोबेबिलिटी इज 0 फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एट द न्यूक्लियस एंड फार फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बट इनको मैं नोड्स नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ that there are some special regions, some special surfaces, there may exist some special surfaces around the nucleus where the probability of finding an electron of an orbital comes out to be 0। such regions are called as nodes of that orbital, जिस orbital के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ये? यहां तक कि ये 2 बुलेट पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऊपर लिख के दिया था, इसी को मैंने एक्चुअली नीचे अच्छे से लिख के दिया हुआ है। पी एक्स ऑर्बिटल के लिए नहीं लिखा मैंने, लाइक आई हैव रिटन इट फॉर पी जेड ऑर्बिटल। तो जैसे पी जेड ऑर्बिटल, 2p z ऑर्बिटल का डायग्राम आपको याद है, 2p z ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा था? ऐसे एक डंबल था जिसके 2 लोब थे अलोंग द जेड एक्सिस, राइट? तो नोटिस करना ये 2p z ऑर्बिटल में कैसा रहता है? 2p z ऑर्बिटल में इनसाइड दिस लोब, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बाउंड्री सरफेस इज मोर देन 90%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन
outside this boundary surface is quite small. ठीक है, जैसा आप यहाँ पे outside the boundary surface पूछोगे तो I'll say that the probability is much lesser. स्पेशली 2pz ऑर्बिटल के लिए xy प्लेन जो है, जैसा आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ठीक है, xy प्लेन पर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो xy प्लेन के कोई भी पॉइंट पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 2pz इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, सो दिस xy प्लेन इज कॉल्ड एज द नोड और नोडल प्लेन ऑफ द ऑर्बिटल. नाउ यू विल बी लाइक कि सर हमें कैसे पता कि कहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमें तो आपने सिखाया ही नहीं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना. तो वेल यस, मैं आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करना नहीं सिखाया है, ना ही आगे सिखाऊंगा. ठीक है, ये नोड का कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है. जैसे मैंने आपको ऑर्बिटल्स के शेप्स के बारे में बताया, मैंने कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना करके बताई आपको, डेरिवेशन करके थोड़ा ना बताया, डॉट डेंसिटी डायग्राम का डेरिवेशन करके दिखाया हो कि यहाँ पर रीजन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यहाँ कम प्रोबेबिलिटी है. मैंने सीधे रिजल्ट बताया. तो वैसे ही मैं नोड्स के साथ भी यही करने वाला हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डेरिवेशन ऑफ हाउ द प्रोबेबिलिटी comes out to be 0. ठीक है, although not in today's class, maybe next class में मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं इसके बारे में. ठीक है, बट अभी की क्लास के लिए we are not getting into that. ठीक है, अभी के लिए मैं बस इतना बताऊंगा कि ऐसे रीजन्स होते हैं और ये रीजन्स कैसे होते हैं, इन रीजन्स के कितने काउंट होते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ सच रीजन्स होते हैं फॉर एन ऑर्बिटल, और उनका विजुअलाइजेशन कैसा होता है. ये तीन चीजें बस मैं आज आपको एज अ रिजल्ट बताऊंगा, समझाऊंगा, जो कि आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है. ठीक है, समझ में आया यहां तक का पार्ट? ठीक है, क्या बताया मैंने? तीन चीजें अब मैं आपको बताऊंगा, कितने टाइप की होती है, ठीक है, कैसे टाइप के रीजन्स मिलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है, उनका काउंट कितना होता है. एक ऑर्बिटल के पास कोई नोड नहीं हो सकता, एक नोड हो सकता है, दो नोड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल इट कैन हैव अ वेरिंग काउंट ऑफ नोड्स और नोडल सरफेसेस. एंड मैं आपको विजुअलाइजेशन करने में भी हेल्प करूंगा. ठीक है, आई विल इनफैक्ट ड्रॉ दीज नोड्स फॉर यू फॉर 1s 2s 2p 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स. इतने ऑर्बिटल्स के नोड्स मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा एंड आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वो याद रखो. ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हो आशुतोष? न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स सो दे शुड बी फाउंड नियर इट. हाँ, सो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, बट इट इज नॉट एट द न्यूक्लियस, इट इज अराउंड इट. ठीक है, नाउ अब सबसे पहले नोटिस करना नोड्स के टाइप. ठीक है, सो दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं नोड्स को. एक कहलाता है रेडियल नोड, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड. क्या इसके नाम से आप गैस कर सकते हो कि ये नोड कैसा होगा, लाइक इसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा? अलग अलग आंसर आ रहे हैं मुझे. कोई बोल रहा है स्फीयर, कोई बोल रहा है स्फेरिकल इन शेप, कोई बोल रहा है अलोंग रेडियस, सर्कुलर लाइक एस ऑर्बिटल. ठीक है, सो यहाँ पे नोटिस करना आप लोग, कुछ कुछ डायरेक्शन में सही सोच रहे हो, कुछ कुछ गड़बड़ भी है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं. ध्यान से समझना. रेडियल नोड्स क्या होते हैं?
रेडियल नोड्स आर स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, सर्कल नहीं होता, 3 डायमेंशनल होता है ये, और पूरा का पूरा स्फीयर भी नहीं है, अंदर बाहर नहीं, सिर्फ सरफेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पर कीवर्ड हाईलाइट कराया है दैट दीज आर सरफेसेस। तो जैसे आप नोटिस करोगे यहाँ पर, जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कि न्यूक्लियस है एट द ओरिजिन एंड किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है, कुछ आर डिस्टेंस पर फ्रॉम द न्यूक्लियस, एक पूरे के पूरे स्फेरिकल सरफेस पर, ठीक है, जो स्फीयर है आर रेडियस का, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वुड बी 0, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, बाहर भी मिल सकता है, बट उस सरफेस पर नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्फेरिकल नोड, ठीक है। इसको रेडियल नोड भी बोलते हैं। ये समझ में आया एक टाइप। दूसरा टाइप होता है विच इज कॉल्ड एज एंगुलर नोड, ठीक है। नाउ एंगुलर नोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज नोडल प्लेन्स और नोडल कोन्स, ठीक है। नोडल प्लेन्स और नोडल कोन्स, क्योंकि इनके शेप जो आते हैं वो एक प्लेन की तरह होते हैं या फिर एक कोन की तरह होते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे when we'll be discussing, तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले 2p-z ऑर्बिटल के बारे में बताया था, राइट। सो 2p-z ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया था दैट xy प्लेन इज अ नोडल प्लेन, द एंटायर xy प्लेन, पूरे xy प्लेन पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट 2p-z ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनके लिए कैसा बोला जाता है दैट दीज आर सरफेसेस एट सम एंगल्स फ्रॉम द एक्सिस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। जैसे यहां पर आप नोटिस करोगे, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल दैट एनी पॉइंट ऑन द xy प्लेन विल मेक विद द z एक्सिस, क्या आंसर रहेगा आपका? The angle is 90 degree, right? The angle made by any point on the xy plane with the z axis will be 90 degree, ठीक है। तो ये जो 2p-z ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसके पीछे की मैथ्स, उसके पीछे की इक्वेशंस कुछ ऐसी रहती हैं कि ऐसे सारे पॉइंट्स जिनका एंगल 90 डिग्री है फ्रॉम द z एक्सिस, वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 आ जाता है, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या हो गया? इट इज अ नोडल प्लेन, ठीक है। राइट, ये समझ में आया? नाउ एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, ठीक है, व्हेन आई एम डिस्कसिंग दीज नोट्स का कॉन्सेप्ट, तो वो कुछ इस तरीके से भी रहता है दैट सर, मतलब आप कह रहे हो ये न्यूक्लियस है एंड लेट्स से ये 2s ऑर्बिटल का मैंने शेप बनाया, ठीक है। तो 2s ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा रहता है एंड आप ये भी बोल रहे हो कि इसमें कोई नोड रहेगा, ठीक है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मुझे बताया, यू नो 2p-z ऑर्बिटल का आपने बताया ऐसा करके नोड है, राइट, xy प्लेन। तो फिर ये कुछ
मतलब समझ में नहीं आया। लाइक आप 2s ऑर्बिटल के लिए बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा इनसाइड द रीजन, और फिर 2pz के लिए बोल रहे हो कि एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन है, तो मतलब आखिर फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब ये जो एक्स वाई प्लेन है इनसाइड दिस सर्कल, वहां पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन? कंफ्यूज बहुत कर रहे हो आप। तो क्या आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? डाउट समझ में आया मेरा? हाँ, सही पकड़ा आदित्य आपने। इस चीज का सिंपल आंसर है, एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, तो ऐसा हो जाता है क्या कि एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है तो यहाँ पे जहां पे इनका कॉमन रीजन है वहां पे प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो गई। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है ना। ऑर्बिटल सब को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है। ईच ऑर्बिटल इज अ डिफरेंट सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो वैसे यहाँ पर एक ऑर्बिटल के नोड का दूसरे ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं 2s इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसका इक्वेशन, उसकी एनर्जी, उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन सब अलग अलग होता है एज कंपेयर टू अगर मैं 2pz के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 2pz के इलेक्ट्रॉन का नोड ये होगा एक्स वाई प्लेन, उसका 2s से थोड़ा कोई लेना देना है। अगर 2s में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका अलग प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। क्या है सिंपल आंसर? एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो नोड्स भी हम डिफाइन कर रहे हैं वो एक ऑर्बिटल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो एक ऑर्बिटल के नोड्स का दूसरे ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है। इज दिस क्लियर? हाँ, मैं सिखाऊंगा आपको 2s ऑर्बिटल में एक्चुअली, अभी बताऊंगा ये सारे रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा मैं। 2s ऑर्बिटल में एक्चुअली ऐसा नोड होता है। ठीक है, जो बाउंड्री सरफेस है उसके अंदर एक स्फेरिकल रीजन आता है, एक स्फेरिकल सरफेस आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ठीक है, यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, बट इस सरफेस पे, लाल सरफेस पे नहीं मिलेगा। ठीक है, करेंगे हम लोग डिस्कस। ठीक है, सबसे पहले टाइप समझ लिया। अब टाइप के बाद मैं काउंटिंग आपको समझा देता हूँ। काउंटिंग का भी रिजल्ट याद रखना है। काउंटिंग का क्या रिजल्ट है? सिंपल आपके सामने है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। अगर मैं किसी ऑर्बिटल के काउंट ऑफ नोड्स पूछ रहा हूँ कि कितने नोड्स होंगे, कितने ऐसे सरफेसेस होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा? Number of radial nodes is n minus l minus 1 and number of angular nodes is l.
ठीक है, where n is the principal quantum number of the orbital and L is the azimuthal quantum number of the orbital. ठीक है, टोटल नोडल सरफेस क्या हो जाएंगे, n-1. ठीक है, एक बार के लिए मैं आंसर रिमूव कर रहा हूं. ठीक है, फटाफट ये टेबल भर दो. ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है तो वेरी फास्ट फिल दिस टेबल अप. फटाफट फटाफट. भरा सबने? राइट, 1s में देयर इज नो रेडियल नोड, नो एंगुलर नोड. राइट, ये 0 0 हो गया. 2s में ये 1 0, 2p में 0 1, 3s में 2 0, 1 1 एंड 0 2. राइट, ठीक है, ये क्लियर है. ऑल राइट. नाउ लेट्स लुक एट दैट विजुअलाइजेशन. ठीक है, काउंटिंग तो क्लियर है, काफी सिंपल है. अब अपन नोटिस करेंगे ये नोड्स
दिखते कैसे हैं, ठीक है। अगेन आपको तो आता नहीं है पहले से, मैं ही बताऊंगा, आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन नोटिस करते हैं एस ऑर्बिटल्स को, ठीक है। सो एक काउंटिंग आपने करी थी, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, इनमें कोई भी एंगुलर नोड नहीं रहेगा, ठीक है। एंड 0 1 2 रेस्पेक्टिवली रेडियल नोड्स रहेंगे। सो इफ यू लुक एट द डायग्राम ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो एस ऑर्बिटल है, सबका डायग्राम एक्चुअली स्फेरिकली होगा, ठीक है। इफ यू लुक एट द डायग्राम ऑफ 1s ऑर्बिटल, ठीक है, ये डॉट डेंसिटी डायग्राम है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम है, बट अगर आप आउटर सरफेस नोटिस करोगे इन सब ऑर्बिटल्स की, तो सबका सरफेस स्फेरिकली है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, बट नोटिस करना जैसे 1s है, 1s में देर इज जस्ट अ स्फीयर, जैसे बाउंड्री सरफेस डायग्राम देख लो या डॉट डेंसिटी डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। डॉट डेंसिटी डायग्राम का मतलब क्या होता है, जहां पर डॉट्स की डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस रीजन में यू कैन सी दैट काफी सारे डॉट्स हैं, तो दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। इसके बाहर भी डॉट्स हैं बट बहुत दूर दूर है, मतलब स्पार्स है, डेंसिटी उनकी बहुत कम है, तो मतलब यहाँ बाहर में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस कम रहेगा, ठीक है। इसको डॉट डेंसिटी डायग्राम कहते हैं। एंड इसी का मैं बाउंड्री सरफेस जब बना लेता हूँ कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का 90% चांस है, तो उसको ये हम बाउंड्री सरफेस, ठीक है, इसको डॉट डेंसिटी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले को बाउंड्री सरफेस, इसमें हम लोग सिर्फ बाउंड्री सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, बोलते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस मोर देन 90% रहता है। अब 2s नोटिस करना, 2s में, ठीक है, कैन यू सी बीच में एक थोड़ा सा व्हाइटिश रीजन है जहां पे कोई डॉट्स नहीं प्रेजेंट है, ऐसा दिख रहा है ये 2s में? So that is the surface, ठीक है, that is the radial node or the spherical node that is there in the 2s orbital, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ये? ऑल राइट, 3s ऑर्बिटल में दो रेडियल नोड होते हैं, तो आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा दैट दो ऐसे वाइट स्फीयर्स हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। कलर, कलर के ऊपर फोकस मत करना, डोंट नीड टू बॉदर अबाउट कलर, ठीक है। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आता है कि सर कहीं ये जो ऑरेंज वाला रीजन है ये तो नहीं है, ये अंदर 1s 2s के अंदर ये 1s ऐसा तो नहीं ड्रॉ हो रहा? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखा दिए हैं, उनका एक्चुअली मीनिंग भी रहता है, ठीक है, बट अगर कलर नहीं भी होता तो भी ठीक रहता। एक्चुअली मैंने वैसे ही डायग्राम डालने चाहिए थे जिसमें कलर नहीं हो,
बट वैसे डायग्राम मिलने थोड़े से कंसिस्टेंट डायग्राम मिलने थोड़े से चैलेंज हो गए थे। ठीक है, इनफैक्ट ढूंढता हूँ मैं, अगर मिलते हैं तो। -2s इनके मिल जाते हैं, फिर p के नहीं मिलते, कलर वाले ही मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, कलर का एक्चुअली एक रीजन रहता है दैट व्हाई दैट कलर इज देयर। बट अभी आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? इज दिस समथिंग क्लियर विद एवरीवन? एस ऑर्बिटल्स का। ठीक है, अब नोटिस करना 2p। 2p में कितने रेडियल नोड है? सो अब इनके डायग्राम नोटिस करना, वैसे तो आपने ऑलरेडी देख ही लिए हैं। 2px ऑर्बिटल जो रहता है, ठीक है, कैसा रहता है? इट्स अ डंबल अलोंग द एक्स एक्सिस, तो जो वाई जेड प्लेन होता है ये इसका नोडल प्लेन रहता है। ठीक है, फॉर द 2px ऑर्बिटल। ऐसे ही 2py जो ऑर्बिटल है उसका नोडल प्लेन इज द xz प्लेन। ठीक है, एंड ये जो 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है, 2pz ऑर्बिटल का नोडल प्लेन जो है दैट इज द xy प्लेन। ठीक है, ध्यान में रखना है ये। ठीक है, अच्छा, देन 3d ऑर्बिटल्स पे बात करते हैं। सो 2pz ऑर्बिटल के लिए, सॉरी 3d ऑर्बिटल के लिए, 3d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? पांच होते हैं। ऑर्बिटल्स के शेप याद है सबको? आई होप ऑर्बिटल्स के शेप याद है सबको, ऐसा नहीं है कि ऑर्बिटल के शेप नहीं याद है। ठीक है, तो अगर आपको ऑर्बिटल की शेप याद है, नहीं नहीं नहीं, लीफ लाइक नहीं थे निकिता, डबल डम्बल बोलते हैं ना उनको। आप ऐसा करो, मुझे पहले पांचों डी ऑर्बिटल के शेप्स ड्रॉ करके बताओ यहाँ पे। इसमें ऐसा होता है ना, पार्टिसिपेंट्स एनोटेट कर सकते हैं।
ऐसा कुछ पहले तो रहता था, पता नहीं इसमें जूम में वो फीचर कहाँ से आएगा। नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं, आप ऐसे ही मुझे बता दो। लेट्स से मैं डी एक्स वाई, अच्छा पहले तो चलो मैं किसी को पकड़ के पांचों के नाम ही पूछता हूँ यार, मतलब मुझे तो इतना भी भरोसा नहीं है कि पांचों के पांचों का नाम भी किसी को आता होगा। तो चलो लेट्स सी कौन है हमारे बीच लकी लोग। जो लोग कम सवाल जवाब करते हैं उन्हीं को पकड़ते हैं। अरे अरे, एग्जिट होने लग गए बच्चे, भागने लग गए, ऐसे क्या है यार, ऑफलाइन में तो नहीं भाग पाते थे ऐसे। चलो विवेक राउत, विवेक आवाज आ रही है? भाग ही गया विवेक यार, क्या फटाक से भागा। चलो कोई और से पूछते हैं। पूजा, पूजा सावाजी। यस सर। मुझे पांचों डी ऑर्बिटल के नाम बताओगी? सर मैं नहीं थी उस लेक्चर को। तो तुम्हें फिर ये लेक्चर कैसे समझ में आ रहा है? सर मैं बीमार थी उस दिन, इसलिए नहीं किया था। तो उस दिन को निकले हुए तो 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से बीमार थी। दो हफ्ते में कभी तो कवर अप करने का टाइम मिला होगा ना, मजाक थोड़ा ना चल रहा है। आपको ऑर्बिटल के बारे में आइडिया ही नहीं है तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? दो, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा याद है शायद 3 क्लास पहले मैंने बताए थे, 3 हफ्ते हो गए उस चीज को, 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते से कवर अप ही नहीं कर पाए। और किसी को पूछते हैं। परीक्षित, परीक्षित जंवर, आवाज आ रही है? आर यू देयर परीक्षित? कैन यू रिप्लाई either by unmuting or on chat? हो कि नहीं हो क्लास में? चलो ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है तो मैं इसको वेटिंग रूम में डाल देता हूँ। अभिलाषा, कैन यू हेयर मी? अभिलाषा, आपको आवाज आ रही है तो आप रिस्पॉन्ड करो, आइदर बाय सेइंग हाई इन द चैट और अनम्यूट योरसेल्फ। फटाफट फटाफट, टाइम मत वेस्ट करो मेरा। चलो मीटिंग लॉक करते हैं और लोगों को क्लास से निकालना शुरू करते हैं। ये अभय, आदित्य, काले, आशुतोष, इनको तो आता ही है। भार्गव, Yes, d y z, d z x, dx square minus y square and dz square. ठीक है, थैंक यू सो मच भार्गव। भार्गवी, यस सर।
ठीक है चलो, जितना कॉन्फिडेंस से तुमने यस करा है मुझे लगता है तुम्हें आता होगा। हार्दिकी। यस सर। हाँ, पांचों डी ऑर्बिटल के नाम बताओ। आई एम वेरी सॉरी सर। व्हाई आर यू सॉरी? सर याद नहीं। अरे मेरे को सॉरी बोल के आपको कुछ मिलेगा नहीं। यू शुड रियलाइज कि आप पढ़ लिख नहीं रही हो। बिना पढ़े लिखे कैसे काम चलेगा? मतलब रिवाइज नहीं करा तो फिर लाइक वेस्ट हो जाएगा ना एफर्ट। यस सर। और कौन है इधर? ये हर्ष, हर्षित, हर्ष मेहता। हर्ष मेहता, कैन यू हियर मी? फटाफट हर्ष मेहता, अदरवाइज आई विल पुट इट इन द वेटिंग रूम। चलो खुद से एग्जिट हो गया। और कौन है? खुशी, खुशी बताओ फटाफट। खुशी, खुशी मनु। हेलो। हाँ खुशी। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी जेड वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है, गुड। देन मृन्मयी, मृन्मयी को तो आता है। मृन्मयी दो हैं, एक वाई ई है और एक वाई आई है। सो मृन्मयी विद आई। आप मुझे डी एक्स वाई ऑर्बिटल का शेप बताओगे कैसा होता है? मृन्मयी विद एन आई कहाँ गई? ओके, अभिलाषा नायक, आपने जस्ट ज्वाइन किया है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ डी एक्स वाई ऑर्बिटल? नहीं तो फिर आप वापस मीटिंग रूम में, वेटिंग रूम में चली जाओ। ऑल राइट, नेक्स्ट कौन है? पूजा नहीं, पूजा ने तो आंसर कर दिया। प्रज्वल। यस सर। हाँ, डी एक्स वाई का शेप बताओ फटाफट। सर एक्स डी एक्स वाई है ना, एक्स जेड प्लेन बिटवीन द एक्सिस। डी एक्स वाई ऑर्बिटल का शेप पूछ रहा हूँ मैं। डी एक्स वाई ऑर्बिटल का शेप कैसा होता था? डबल डम्बल। डबल डंबल। तो मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, अभी बता सकते हो कहाँ कैसा बनाऊं शेप? डी एक्स वाई ऑर्बिटल का। सर एक डंबल एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरा वाई पे। मतलब ऐसा? यस सर। गलत जवाब है प्रज्वल। नोट्स पढ़ो एक बार। प्रणित, पूर्वजा, इनको तो आता है। पूर्वी, पूर्वी वानखेड़े।
कैसा रहेगा डी एक्स वाई का शेप? कैन यू हियर मी पूर्वी? हाँ, डबल डम्बल, पर थोड़ा हेल्प करो इसमें, कैसा रहेगा उसका शेप? लाइक आई हैव टू ड्रॉ इट, सो यू नीड टू गाइड मी. बिटवीन द एक्सिस, डबल डम्बल बिटवीन द एक्सिस. ठीक है, वेरी गुड. ऑल राइट, ऋतुजा, Yes, sir. what will be the shape of DYZ orbital? YZ प्लेन में क्रॉस में. YZ प्लेन में, हाँ ठीक है. अच्छा, तुमने तो चैट पे सारे आंसर दे दिए. चलो ठीक है. साइश, साइश केनकर, केनेकर, कैसा रहेगा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप? साइश, आवाज आ रही है? चलो तुम भी वेटिंग रूम में जाओ. साक्षी, Yes, sir. डी जेड स्क्वायर का शेप बताओ. One dumbbell along the z-axis हाँ, and ring around it. ठीक है, चलो वेरी गुड. ठीक है. सानिका, Yes, sir. डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप बताओ. Along on the x and y axis. डबल डम्बल ऑन दी एक्स एंड वाई एक्सिस. Yes. ठीक है, वेरी गुड. ऑल राइट, ठीक है. तो आई थिंक थोड़ी साफ सफाई हो गई है ऑलरेडी क्लास की. जिन लोगों को आता है वही लोग बैठे हैं. ठीक है. ऑल राइट, सो अब आपको ऑर्बिटल्स के शेप याद है, तो हम इसमें अब जहां पर एंगुलर नोड्स होंगे, क्योंकि 3D में आपने देखा है 3D में कोई नोड नहीं होता, रेडियल नोड. ठीक है, एज पर द फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर. ठीक है, 2 एंगुलर नोड्स होंगे. तो वो 2 एंगुलर नोड्स कहाँ पर होंगे वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ. ठीक है, अगेन ध्यान में रखना है आपको. सो जैसे यहाँ पर आपके सामने ये पहला एग्जाम्पल है 3D XY ऑर्बिटल का. ठीक है, दिस इज 3D XY ऑर्बिटल. एंड ये 3D XY ऑर्बिटल का शेप आपको याद है, इट इज डम्बल, as in double dumbbell between the x and the y axis. ठीक है. Now अब आप नोटिस करना, इसको पूछते हैं, रुको ये ऐड होना चाह रहा है. अनंत पाटिल, कैन यू हियर मी? यस सर. हाँ, तो अनंत, 5 डी ऑर्बिटल्स के नाम बता दो फटाफट. सर डी एक्स वाई, हाँ, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सर डी एक्स जेड. ठीक है. सो यहाँ पर आप नोटिस करना डी एक्स वाई ऑर्बिटल के जो नोडल प्लेन्स हैं, एक रहेगा YZ प्लेन,
ठीक है। वाई जेड प्लेन यहाँ पे सिंप्लीफाइड डायग्राम में नोटिस करना, ये किसी भी लोब को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाई जेड प्लेन जो है, जैसा आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, ये वाई जेड प्लेन किसी भी लोब को कट नहीं कर रहा है। इट इज जस्ट पासिंग बिटवीन द लोब्स ऑफ द dxy ऑर्बिटल। ठीक है, एंड एक रहेगा आपका ये xz प्लेन। ठीक है, जैसे yz प्लेन था यहाँ पर, ठीक है, दिस वाज द yz प्लेन। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये xz प्लेन भी आपका नोडल प्लेन रहता है इसमें। ठीक है, x एक्सिस और z एक्सिस को कंटेन करते हुए। ठीक है, ये जो आपका यू कैन से xz प्लेन हो गया। ठीक है, सो ये एक अंडरस्टैंडिंग याद रखनी पड़ेगी आपको dxy ऑर्बिटल के नोडल प्लेन्स के बारे में। ठीक है, देन dxz में आप नोटिस करो, dxz में कैसा रहेगा। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है dxy में नोडल प्लेन क्या है, dxy में आपने नोटिस करा xz एंड yz नोडल प्लेन थे, तो dxz में अब आप सोच सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो dxz में कैसा होता था। ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इनके बीच में लोब्स प्रेजेंट रहेंगे, तो एक yz प्लेन और एक xz प्लेन। ठीक है, आई थिंक ये सबसे क्लियर डायग्राम है dxz वाला, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर इसका सिंपल डायग्राम बनाना होगा तो आप ऐसा ही करोगे, बस यहाँ पे मैं एक्सिस चेंज कर दूंगा, यहाँ पे ऐसे एक्स जेड की जगह मैं ऐसे एक्स, हाँ सर पहले क्या था, वाई जेड की जगह एक्स और जेड कर दूंगा। ठीक है, और इसको वाई बोल दूंगा, और फिर ये आपके सामने डी एक्स जेड ऑर्बिटल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये डी एक्स वाई डी एक्स जेड, और अगर मैं यहाँ पे फोकस करूं डी वाई जेड के ऊपर, सो डी वाई जेड का भी समझ में आ रहा है। डी वाई जेड में कैसा रहेगा, डी वाई जेड में द लोब्स विल बी बिटवीन द वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक एक्स जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन। ठीक है, वाई जेड में से एक्स गायब है ना, तो एक्स जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन इसके नोडल प्लेन रहेंगे। ये समझ में आए। ठीक है, ऑल राइट। अभी हमें जस्ट किसी ने ज्वाइन किया है, कृत्विका ने। कृत्विका के साइलेंट होगा आई थिंक, अदरवाइज नाम में एकदम विलेन वाली फील आ जाती है। ऋत्विका है, कृत्विका है। कैन यू हियर मी ऋत्विका? अच्छा, if you can't hear me then I think you should belong to the waiting room. Bye bye. ठीक है, देन यहाँ पर नोटिस करना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, इसके जो लोब्स रहेंगे, ठीक है, ये थोड़े से चैलेंजिंग है, एज इन इनका विजुअलाइजेशन, इनके डायग्राम्स थोड़े डिफिकल्ट है। इसमें आप नोटिस करोगे ये वाला सिंप्लीफाइड डायग्राम ज्यादा इजी लगेगा देखना। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस करना जो लोब्स एज इन जो नोडल प्लेन्स रहेंगे
दे विल बी दीज नोडल प्लेन्स, ठीक है, ऐसे लोब्स के बीच में से जा रहे हैं, लाइक नॉट कटिंग द लोब्स, ठीक है, न्यूक्लियस के थ्रू जा रहे हैं बट नॉट कटिंग एनी ऑफ दीज लोब्स। अब ये नोडल प्लेन को मैं कोई नाम नहीं दे पाऊंगा बिकॉज दिस इज नॉट YZ प्लेन, दिस इज नॉट सम XY प्लेन, दिस इज नॉट सम XZ प्लेन, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं है, बट यू कैन से दैट इफ आई वांट टू विजुअलाइज दिस, तो इट विल बी से अ प्लेन कंटेनिंग Z एक्सिस। इसमें Z एक्सिस कैसा है, इसमें Z एक्सिस ऐसे अंदर बाहर करते हुए है, तो Z एक्सिस को कंटेन करता हुआ प्लेन है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द X एक्सिस या 45 डिग्री फ्रॉम द Y एक्सिस, ठीक है। ये थोड़ा विजुअलाइज हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट है बट थोड़ा सोचना पड़ता है। दो नोडल प्लेन रहेंगे, एक ये वाला और एक फिर ये वाला। अच्छा, देन DZ² में नोटिस करना, DZ² का डायग्राम भी थोड़ा सा चैलेंजिंग सा है। इसमें एक डंबल रहता है और एक रिंग रहती है, ठीक है, अराउंड द XY प्लेन, ठीक है। तो रिंग और XY प्लेन जो ये ऑर्बिटल का शेप है, इसमें यहाँ पर नोडल प्लेन नहीं रहता, ठीक है, थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पर एक्चुअली नोडल कोन रहता है, ठीक है। सर्वेश और रोशनी आए हैं, वेट कर रहे हैं बहुत देर से। एक तन्मय भी आ गया है। हाँ, सर्वेश, कैन यू हियर मी? भाग गया। रोशनी, कैन यू हियर मी? रोशनी अग्रवाल, वो तो पता नहीं, ऐसे ही है। Put it in the waiting room again. ठीक है, और एक कौन आया था? तन्मय। तन्मय, आवाज आ रही है? भाग गया। बहुत समझदार हैं ये बच्चे। हाँ, सो कमिंग बैक, ये जो DZ² वाला ऑर्बिटल है, इसमें आप नोटिस करना, ये 3DZ² वाला जो ऑर्बिटल है, इसमें हाँ आदि, आप आई थिंक DX² - Y² के बारे में पूछ रहे थे। तो DX² - Y² में जो नोड्स है वो बिटवीन एक्सिस है, ठीक है, करेक्ट। ये DZ² में एक्चुअली नोडल प्लेन नहीं है, ठीक है, नोडल कोन है, ठीक है। कैसा है? सो आप जैसे इमेजिन करोगे, ये Z एक्सिस है, ठीक है, Z एक्सिस के अराउंड एक पर्टिकुलर एंगल पर, ठीक है, अगर आप ट्रेस करोगे तो एक नोड कोन का सरफेस आपको मिलता है, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स on the surface of this cone will be at a particular angle from the Z axis, ठीक है। वो एंगल है थीटा cos इनवर्स 1/√3, ठीक है। सो यहाँ पर इस कोन की सरफेस पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। एक कोन ऊपर की तरफ है, ठीक है, और एक कोन नीचे की तरफ है। तो ये इसमें नहीं, हाइट कोई फिक्स नहीं है, कोन इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रहा है कोन। जैसे प्लेन्स भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करते हैं ना, वैसे ये कोन भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रहा है। इस कोन की सरफेस पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है, कोन के अंदर मिलेगा, कोन के बाहर भी मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, कोन की सरफेस पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ आपको पांचों D ऑर्बिटल के नोड्स का? किसी को किसी में कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ, Z एक्सिस को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज Z एक्सिस इज कंसिडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वो मैंने आपको बताया था, जब हम लोग बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे तब रहेगा, लाइक एक एटम दूसरा एटम मीट कर रहे हैं, तो जिस लाइन के अलॉन्ग मीट कर रहे हैं उसको हम लोग Z एक्सिस बोलते हैं। तो दैट्स
a preferential treatment that is by convention given. ठीक है, ऑल राइट. तो ये विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ है आपको? नहीं, वो एंगल आपको नहीं कैलकुलेट करना था, वो मैंने बताया है याद रखने के लिए. ठीक है, वो मैं आपको हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा भी सही, बट अभी के लिए आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर दिस. ठीक है, चलो ग्रेट. अगर आपको इतना समझ में आया है तो अब मैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स के बारे में पूछ लूं आपसे. लाइक 1s 2s 3s 2p 3d, ये तो मैंने आपको बता ही दिए. कुछ और ऑर्बिटल्स के बारे में अगर मैं आपको गेस करने के लिए बोलूंगा तो आप मुझे बता पाओगे? चलो ट्राई करते हैं. सो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने. ये 3 ऑर्बिटल्स के डायग्राम है. इनके n और l वैल्यूज बताओ जरा. आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे विवेक. वो हाँ, नोड का जो मैंने बताया है वो, यस दैट इज अ पर्टिकुलर एंगल जहां पे नोड मिलता है. सो पहले वाले के बारे में बात करते हैं. चलो पहले वाले के बारे में मैं आपको हेल्प करता हूँ. आई थिंक हाँ, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर देना भी शुरू कर दिया है. सो पहले वाले में इफ यू ट्राई टू लुक एट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, जो उसकी आउटर सरफेस है, आप उसको ट्रेस करके समझने की कोशिश करो तो आपको ये कैसा शेप दिख रहा है? डंबल शेप दिख रहा है, राइट? सो यहां से आपको समझ में आएगा दैट इट्स अ p ऑर्बिटल. अच्छा, व्हाट अबाउट द शेप ऑफ दिस वन? इस वाले का शेप आपको कैसा दिख रहा है? तो आपको ये समझ में आया, इट्स अ स्फेरिकल s ऑर्बिटल. ठीक है, व्हाट अबाउट द थर्ड वन? क्या आप इसका शेप ट्रेस कर पा रहे हो? कैन यू सी ये डबल डंबल जैसा दिख रहा है? तो ये d ऑर्बिटल. तो शेप के बेसिस पर एटलीस्ट आप इनका l वैल्यू, l इक्वल टू 1 0 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ये तो आप बिल्कुल इजीली बता पाए. ठीक है, अब नोटिस करना इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी दिख रही है. आपको ये बीच में डार्क रीजन दिख रहा है. ये डार्क रीजन क्यों है? बिकॉज यहाँ पर रेडियल नोड होगा. है कि नहीं? ये एक रेडियल नोड प्रेजेंट है ना यहाँ पर.
जिसकी वजह से बीच में ये डार्क रीजन आया, विच हाईलाइट्स दैट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कम है। राइट, अच्छा यहां पर इस वाले डायग्राम में आप देखोगे ये एक, दूसरा, और बीच में भी एक और है तीसरा। कैन यू सी 3 रेडियल नोड्स? ठीक है, 3 डार्क रीजन्स आ गए ना। अच्छा राइट वाले में कैन यू सी दिस डार्क रीजन? ये डार्क रीजन किस वजह से आया होगा? ये आपका एक रेडियल नोड होगा। तो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नाउ कैन यू कंप्यूट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? क्योंकि रेडियल नोड्स का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर सिखाया ना, n माइनस l माइनस 1। तो यहाँ से आपको n का वैल्यू पता पड़ जाएगा। n का वैल्यू पता पड़ जाएगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। है कि नहीं? बीच वाला 3s नहीं है, 4s है। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। आइडेंटिफाई दिस ऑर्बिटल। सो यहाँ पर ओवरऑल शेप देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये डम्बल शेप है, तो p ऑर्बिटल होगा। एंड यहाँ पर कितने रेडियल नोड्स दिख रहे हैं? ये एक रेडियल नोड हो गया, ये दूसरा रेडियल नोड हो गया, स्फेरिकल नोड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, स्फीयर मान लो इसको, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, बट आई थिंक आप भावनाएं समझ गए होंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4p। ठीक है, एंड उसमें भी pz मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये z एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लाइक रोटेट कर दूं तो फिर ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? 4py। ठीक है, वंडरफुल। ठीक है, सो आई थिंक आपको नोड्स के बारे में अब एक
फेयर इनफ आइडिया लग गया है, ठीक है। आर यू गाइज कंफर्टेबल विद दीज 3 रिजल्ट्स ऑफ नोट्स? किसी को कोई डाउट है इसमें? ग्रेट, चलो अब मुझे एक बार डाउट्स बता दो। रेडियल नोड का मतलब क्या हो गया? रेडियल नोड इज दैट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस सेम है फ्रॉम द न्यूक्लियस? दे आर सरफेस ऑफ अ स्फीयर, and that is why this radial node is also called as a spherical node. यहाँ पर इस स्फीयर के सरफेस पर नहीं, तो यहाँ पर आप नोटिस करो ना, ये 3D थोड़ा ना हुआ, 4D हुआ ना, इसमें एक रेडियल नोड मिल गया ना, तो शेप से तो मेरा L का वैल्यू 2 आ गया, और एक रेडियल नोड मतलब n माइनस L माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया, तो n का वैल्यू 4 आया ना, तो ये 4D ऑर्बिटल का शेप हुआ ना। ठीक है, समझ में आया आशुतोष? यस सर। अच्छा चलो, अब मुझे एक बार पिछले वाला जो आपका होमवर्क है उसमें से डाउट्स बता दो, वो डिस्कस कर लेते हैं। पिछला वाला होमवर्क क्या था आप लोगों का? फॉर क्या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन नोड्स? नहीं, नोड्स का एनर्जी से थोड़ा रिलेशनशिप है, ऐसा मैंने बताया था ना आपको कुछ। सबसे पहले FBO में बता दो, FBO में एनी क्वेश्चंस? अभिलाषा, आवाज आ रही है? इसको तो नहीं आती आवाज, ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए है। FBO सॉर्टेड है, कोई डाउट नहीं है FBO में? ऑलराइट, गेट इक्विप टू मेंस में बता दो। रेडियल नोड्स का बताया ना ऊपर फॉर्मूला बाहर के भी, रेडियल नोड्स का काउंट कैसा है? n माइनस L माइनस 1, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, गेट इक्विप टू मेंस में बता दो, एनी डाउट? गेट इक्विप टू एडवांस में 2 23 25 34, ऑलराइट। इसके अलावा और कोई डाउट है? अरे होमवर्क क्यों नहीं करा तुमने अभी तक यार? इतना पुराना होमवर्क दिया हुआ है, 1 हफ्ते के ऊपर हो जाता है, ट्राई नहीं करते? गेट इक्विप टू एडवांस सिंगल चॉइस में
सिंगल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट आ गया इसमें आशुतोष? ये तो अपन ने करा हुआ है ना। टाइम is equal to 2 pi r upon v, right? And r is proportional to n square by z, and v is proportional to z upon n, right? So ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया, तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल आ गया? n क्यूब अपॉन z स्क्वायर के आ गया ना। तो इसमें कहाँ अटक गए? यस सर, वो आ गया, वो गलती से टाइप। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ना भार्गवी ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा। सॉरी, भार्गव, you will have to like check options. Otherwise आप ऐसे सोचोगे ना कि 2 वेरिएबल कैसे आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन तो एक ही बनेगी। 13.6 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.55। तो आप एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं सॉल्व कर सकते ना, तो यहाँ से आपको ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। और यू विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ द फैक्ट कि क्वांटम नंबर्स जो ये हैं, क्वांटम नंबर्स बोल लो या ऑर्बिट नंबर्स बोल लो, दे आर गोइंग टू बी नेचुरल नंबर्स ओनली। ठीक है। देन 23 के जैसा तो अपन ने क्लास में करा था ना आशुतोष। 23 में इफ यू रिमेम्बर, ये ऐसा है कि अगर फ्रीक्वेंसी ν1 है तो phi प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ke, और फ्रीक्वेंसी अगर ν2 हो जाती है, phi तो अनचेंज रहेगा और काइनेटिक एनर्जी k टाइम्स ke हो जाएगी। ठीक है। सो अब मैं k का वैल्यू निकाल सकता हूँ ν1 और ν2 के टर्म्स में। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इनफैक्ट सॉरी, ν0 निकालना है आपको। ठीक है, आपको सॉरी k नहीं निकालना, ये ν0 निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली आपको ये ke को गायब करना है। तो ऐसा करो, आप इस ke को उठाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कैसा हो जाएगा? h ν2 विल बी इक्वल टू h ν0 प्लस k इंटू के कितना हो गया? h ν1 माइनस h ν0। अब इससे आप सॉल्व करके ν0 निकाल लो। ठीक है, थोड़ा मैथ्स करना है, इधर उधर करना है चीजों को। ये h तो सबका कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो ये तो आपको आना चाहिए। 25 इसमें आई थिंक आपको ये नोमेनक्लेचर नहीं समझ में आया क्या? 25 वाले में ये नोमेनक्लेचर रहेगा ना, m शेल KLM, तो ये n इक्वल टू 3 हो गया और ये n इक्वल टू 2 हो गया। अब निकाल लोगे? सर वो एक्सीलरेशन का नहीं समझा। एक्सेलरेशन जो है उसको लाइक आप v स्क्वायर बाय r के प्रोपोर्शनल या फिर आप फोर्स के प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड फोर्स की अपन ने प्रोपोर्शनैलिटी देखी थी, कैसी थी? F was equal to kZe square upon r square, ऐसा आ रहा था ना। यस सर। तो ये z क्यूब अपॉन n की पावर 4 ऐसा हो जाएगा। यस सर। ठीक है। देन आपने पूछा था 34th क्वेश्चन। 34th कैसा था? 34th तो आसान है, मतलब आपको डी ब्रॉगली वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है बस। यहाँ पर आप नोटिस करोगे if lambda 1 and lambda 2 denote the de Broglie wavelength of
two particles with same mass and accelerated through the same potential difference. तो ये अपन ने lambda is equal to h upon mv h upon root 2m ke, या फिर ये वाला सीखा था ना root 2m qv, राइट? तो इसमें क्या क्या बोला जा रहा है? मास एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देख रहे हो Q ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा ना? यस। तो ये आंसर आ गया आपका, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट Q। तो अगर Q ज्यादा होगा तो लैम्डा कम हो जाएगा। That's it। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो फिर आज का डिस्कशन यहीं पे होल्ड कर लेते हैं। मैं आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस और दूंगा, ठीक है? प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ट्राइंग देम। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट ऑफ द क्लास में एक छोटा सा क्विज भी रख दूंगा, ठीक है? क्विज रहेगा आपका डी ब्रॉगली से लेकर जो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था वहां तक का, ठीक है? क्या कह रहे हो प्रणित? इन द न्यू बुकलेट देयर इज नो FBO FBS है? ये क्या हो गया? कुछ नाम चेंज करके और रख दिया क्या उसका? या आपके पास वो नीट की अलग थी। हाँ, मेडिकल का बुकलेट होगा आपके पास में। ये मैं इंजीनियरिंग के बुकलेट का दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग की बुकलेट में से है। आपके पास मेडिकल की बुकलेट है तो मेडिकल की बुकलेट से आप वर्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? चलो, ऑल राइट देन। आज हम लोगों ने नोट्स का पार्ट कंप्लीट कर लिया ना, ठीक है? तो मैं आपको एक सिग्निफिकेंट होमवर्क दे सकता हूँ एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये वाला होमवर्क थोड़ा ना दिया था अभी तक मैंने आपको। लाइक डू यू रिमेम्बर गेटिंग दिस होमवर्क? ये वाला होमवर्क दिया आप लोगों को? नो सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बार के लिए ये वाला होमवर्क आप ट्राई करो, ठीक है? मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ एंड इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और दे देता हूँ आपको होमवर्क, ठीक है? ये होमवर्क आप ट्राई करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा दूंगा, होमवर्क के डाउट्स डिस्कस कर लूँगा, क्विज ले लूँगा और फिर बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? चलो, ऑल राइट। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? चलो देन क्लोज करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू गाइस।